तो आज हमारा अगला चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मानव नेत्र। मानव नेत्र होता क्या है? मानव नेत्र मानव का वो ज्ञानेंद्रिय जिनके द्वारा मानव किसी वस्तु को देख सकता है तथा उसकी आकृति व रंग को देख के महसूस कर सकता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र वैसे बहुत सारी संरचनाओं से मिलकर बनी पड़ी है, जैसे कि दृढ़ पटल। दृढ़ पटल होता क्या है? दृढ़ पटल मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। आइए सफेद रंग का होता है, तो इसे सफेद पटल भी कहते हैं। अब दूसरा ये कार्निया। कार्निया आंखों के सामने का वो सबसे उभरा हुआ बाहर वाला भाग होता है। उसके आगे रक्तक पटल। रक्तक पटल दृढ़ पटल के नीचे पाया जाने वाला एक पटल है, जिसका रंग काला होता है और यहाँ पे प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है। आइरिस। आइरिस आंख का वो रंग बिरंगा भाग है जिसपे प्रकाश पड़ता है। तथा पुतली। पुतली आइरिस के मध्य का वो छिद्र जिसके द्वारा प्रकाश आंखों में चला जाता है, उसको हम पुतली कहते हैं। नेत्र लेंस। उस पुतली के सामने बना हुआ एक पारदर्शी ऊतक से बना हुआ लेंस को हम कहते हैं नेत्र लेंस। पश्चमावी पेशियां। पश्चमावी पेशियां वो पेशियां होते हैं जो आंख को स्थिर रखने में मदद करती हैं। और दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना वो आंख का वो भाग है जहाँ पे प्रकाश एकत्र होता है तथा प्रतिबिंब वहीं बनता है। पीत बिंदु। पीत बिंदु वह बिंदु है आंख का जहाँ पे प्रतिबिंब जो है सबसे स्पष्ट बनता है। अंध बिंदु। अंध बिंदु आंख का वो भाग होता है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता ही नहीं है और यह अंधेरा हमेशा काले रंग का होता है। ठीक है, और यहाँ से सारे आंख का नब्ज जुड़ा हुआ होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का गंध। तो जो भी चीज वस्तुएं हैं जो मानव देखने की कोशिश करता है, उसको देखने के लिए वह द्विफोकसी लेंस के उपयोग से वो देखता है किसी को भी। ठीक है, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे अब समंजन क्षमता। समंजन क्षमता होता क्या है? जब भी किसी वस्तु को न पास रखे वस्तु या दूर रखे वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हम आंखों के फोकस को बार बार मैनेज करते हैं। इसी वजह से उसको कहते हैं समंजन क्षमता। दूरबिंदु। दूरबिंदु वह बिंदु है यानी वो जगह या वो स्थान जिसको हम स्पष्ट देख सके। तो स्वस्थ मनुष्य के आंख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। निकट बिंदु। निकट बिंदु वो स्थान है जिसको हम स्वस्थ मनुष्य की आंखों से स्पष्ट देख सके। स्वस्थ मनुष्य के आंखों के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार ये होता है जब निकट बिंदु और दूर बिंदु के मध्य का वो स्थान को हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। जैसे 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य का जो स्थान है उसको हम कहते हैं दृष्टि विस्तार। अब नेत्र दंड और नेत्र शंकु। नेत्र दंड और नेत्र शंकु ये दो कोशिकाएं हैं जो प्रकाश को अवशोषित करती हैं आंखों में बैठ के। ठीक है, जैसे नेत्र दंड। नेत्र दंड का आकार दंड के आकार का होता है तथा यह प्रकाश सफेद प्रकाश को अवशोषित करता है और मध्यम प्रकाश में भी ये देखने में मदद करता है। अब दूसरा था शंकु। नेत्र शंकु। नेत्र शंकु होता क्या है? नेत्र शंकु का आकार शंकु आकार का होता है और यह तीव्र प्रकाश के साथ रंग बिरंग को महसूस करने में मदद करता है। अब हम पढ़ते हैं मानव नेत्र के दोष तथा उसका निवारण। तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अब इसके जस्ट आगे आइए दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो जिसको हम देखने के लिए स्पष्ट देखने के लिए इसके निवारण हेतु हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब आज ये जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता होता क्या है? जब भी मनुष्य वृद्धा हो जाता है, जब भी मनुष्य की एज ज़्यादा होती है या बूढ़ा हो जाता है तो उसके क्या होता है, ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जिसके निवारण के लिए ये द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें ये चश्मे आपने वो वाले चश्मे जरूर देखे जिसमें आधा से ऊपर जो होता है थोड़ा मोटा होता है, आधा से नीचे पतला होता है, यानी आधा से ऊपर अवतल लेंस होता है, आधा से नीचे उत्तल लेंस होता है। अब आ जाइए लास्ट मोतियाबिंद। मोतियाबिंद होता क्या है? तो मोतियाबिंद एक मानव के नेत्र पे क्या होता है कि कभी कभी कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ जम जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण उस मनुष्य को पास मतलब जो भी चीज देखता है वो उसे धुंधली दिखाई देने लगती है, तो उसी को कहते हैं मोतियाबिंद। और इसके निवारण के शल्य चिकित्सक करते हैं।
ठीक है, चलिए अब इसके आगे वाला हम आगे पढ़ते हैं। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार में हम आगे आगे पढ़ रहेंगे। प्रिज्म, प्रिज्म होता क्या है? तो देखिए प्रिज्म जो होता है ना वो त्रिभुजाकार आकृति का होता है, ठीक है, और उसके उसके तीन जो समतल होते हैं वो आपस में जुड़ के एक बंद आकृति का निर्माण कराते हैं। त्रिभुज प्रिज्म जो है कुछ इस प्रकार का सामने से दिखता है, जबकि वो 3D आकृति में कुछ इस प्रकार से ही दिखता है, ठीक है, तो जो भी प्रिज्म है, ठीक है। अब प्रिज्म हमने पढ़ लिया, ठीक है। चूंकि ये पारदर्शी होता है, तीन भुजाकार का बना हुआ एक पारदर्शी गुटका होता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रिज्म के किससे प्रकाश का अपवर्तन। तो जब भी प्रकाश किरणों को हम प्रिज्म पे डालते हैं, जब भी प्रकाश किरणों को हम प्रिज्म पे डालते हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। जाना चाहिए था इस तरीके से, चला जाता है इस तरीके से, ठीक है। इसी को हम प्रकाश का प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आगे वर्ण विक्षेपण। तो अब आगे आ जाइए वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण होता क्या है? तो वर्ण विक्षेपण ये होता है कि जब भी प्रकाश को जब भी सूर्य के प्रकाश को हम अनेक भागों में बांट देते हैं, इसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक है। तो जब भी प्रकाश किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो प्रकाश किरणें प्रिज्म उन प्रकाश किरणों को श्वेत प्रकाश किरणों को लगभग 7 रंगों में विभाजित कर देती है, जिसे हम विबग्योर नाम से जानते हैं, ठीक है। विबग्योर में जो वी है वो वायलेट के लिए, आई फॉर इंडिगो होता है, डी फॉर ब्लू होता है, जी फॉर ग्रीन होता है, वाई फॉर येलो होता है, ओ फॉर ऑरेंज होता है, आर फॉर रेड होता है, ठीक है। इसमें सबसे कम विचलन होता है रेड का, ठीक है, और सबसे अधिक विचलन होता है सबसे अधिक विचलन किसका होता है? ये होता है बैगनी का, ठीक है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे पढ़ाना चाहूंगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है? तो इंद्रधनुष मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जब भी जब कभी भी बारिश के मौसम में जब बारिश हो रखी होती है तो उसके बाद बारिश के कुछ बूंद के जो कण है वो वातावरण में वैसे ही फैले होते हैं। जब भी सूर्य का प्रकाश उन बूंदों पे पड़ती है तो उसमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो 7 कणों में विभाजित होकर इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब आ गया ये प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है कि प्रकाश जब चलता है तो उसके मार्ग में कुछ भी छोटे छोटे कण या धूल के कण जब आते हैं तो धूल के कण क्या करते हैं? प्रकाश के मार्ग को दर्शाते हैं, ठीक है। प्रकाश के मार्ग को दर्शाते या प्रकीर्णित हो जाते हैं, ठीक है, जो पढ़ते हैं, ठीक है। और जब भी ना आप जैसे इसका एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपने एक ग्लास ले लिया, ठीक है। उस ग्लास में पूरा एक वाइट शीशा ग्लास ले लीजिए आप, ठीक है। उसमें क्या करिए कि पानी भर लीजिए, ठीक है। आप पानी में क्या डालिए? जस्ट लाइक ये बालू के कुछ कण मिला दीजिए। बालू के जब कुछ कण मिला देंगे और उसको जब आप प्रकाश में रखेंगे, हाँ, तो आप पाएंगे कि उसमें से गुजरते हुए प्रकाश के आप पथ को देख रहे हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। अब प्रकाश के प्रकीर्णन की निर्भरता। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की निर्भरता किस पे होती है? तो चूंकि मैंने आपको अभी बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कणों के कारण होती है, ठीक है। तो जो भी प्रकाश के किरण की निर्भरता है वो कणों की आकृति पर निर्भर करता है। यदि कणों की आकृति अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी होगी तो सफेद रंग की प्रकीर्णन ज्यादा होगी, और कणों की आकृति अपेक्षाकृत बहुत छोटी होगी तो उससे नीले रंग की प्रकीर्णन ज्यादा होगी, ठीक है। अब स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है या स्वच्छ आकाश का नीला होना? तो आप ये जानते हैं कि जो भी हमारे वातावरण है वहाँ पे अति सूक्ष्म कण, बहुत सारे धूल मिट्टी आदि के कण फैले हुए हैं, जिसके जब भी सूर्य का प्रकाश उन पे पड़ता है तो वो प्रकीर्णित करके सब नीले रंग के को बिखेर देते हैं, जिसके कारण हमें आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। अब इसके आगे आ जाइए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो जब भी आप पृथ्वी के बाहर जाते हैं अंतरिक्ष में, जब भी आप पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं तो आप ये पाएंगे कि अंतरिक्ष में कोई भी वातावरण नहीं होता है, जिसके कारण वह सूर्य का जब भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, जब सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश का रंग काला ही दिखाई देगा, ठीक है।
अब आ गया ये वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन में अगर आपको बताना चाहूँ ना, तो जब भी हमारी जो पृथ्वी है, ये मान के चलिए हम पृथ्वी के सबसे पहले तो हम ऊपर रहते हैं, ठीक है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे पेड़ पौधा है, इंसान मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे जो पृथ्वी के ऊपर आप देखेंगे तो लगभग 5 या 3 प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं, ठीक है। इन जब भी सूर्य का प्रकाश इन वातावरण में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अर्थात नीचे रहने वाले को अलग तरीके से दिखाई देता है, मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं देता, सॉरी, प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी को हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अब हम इसमें पढ़ेंगे तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो चूंकि तारे जो होते हैं वो किसी भी ग्रह से बहुत दूर होते हैं, तो उनसे आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, हाँ, वो जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उन प्रकाश किरणों का हर परतों पे अलग अलग प्रकीर्णन होता है, ठीक है। अलग अलग अपवर्तनांक के कारण अलग अलग प्रकीर्णन होता है, सॉरी, अपवर्तन होता है। इसके कारण जो नीचे खड़ा इंसान है उसे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब हम आगे पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर को, जिसमें हम आपको इसी तरह माइंड मैप के द्वारा आपको सारे याद कराने की मैं कोशिश करूंगा। आप हमारी बातों फिलहाल ये ध्यान रखिए कि आपने जो भी पढ़ा है आप उठाइएगा इसको, ठीक है, और आपने जो भी पिछले रिवाइज कर लिया तो एक बार अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद उठाइए हमारे माइंड मैप को। और इसमें क्या करिए कि आप पहले एक एक हेडिंग उठाइए, आपको बस ये देखिए कि आपको वो हेडिंग याद है कि नहीं याद है। जब आप खुद करेंगे तो आपको ये अनुमान लग जाएगा कि माइंड मैप कितने काम का चीज़ है। तो आप जैसे होता है कि पेपर देने से पहले हम भूल जाते हैं कि पेपर में हमने क्या क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर है जो आपके दिमाग को समझाने में मदद करेगा। तो चलिए, आप उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वैसे हम अपना अगला बैच जो भी है, हाँ, स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी 1 माह से, और डेमो हाल ही में हम आपको अपने चैनल पे अपडेट देते रहेंगे।